गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। देखिए मेरा मानना ये है कि जैसे ही हम करेंगे, अपन मान लीजिए टॉपिक कर लिए कुछ, तो उसके रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू करवा दिया करूंगा। मैं करवा सकता हूँ आपको 15, 20, 30, 40, लेकिन आपको करने पड़ेंगे 100, 200। तो देखिए मैं चुन चुनकर थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको समझाने वाले हैं। जो वैसे करने वाले हैं कि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, उसको बुक के थ्रू समझिए, उसको बुक के थ्रू समझिए। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इसमें मैं आपको चीज दिखा देता हूं। तो हमारे पास ये बुक है, ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है। इस बुक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास इसमें लिंक मिल जाएगा। बुक एमसीक्यू करने इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक मैं जब करवाता हूं, मैं सीरियसली कहता हूं, जो मर्जी बंदा उठा के ले आओ दुनिया का, 100% सिलेबस उससे नहीं होता। तो मैं भी कुछ ना कुछ मिस कर हो जाता है, मिस कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। वो जो मिस होता है वो एमसीक्यू में निकल आता है। तो हम देखते हैं, तो आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरे देखो प्यारे बच्चों, आपको रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिप्लाई करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, आपको समझ आ रहा है। तभी इंटरेक्शन दोनों तरफ होनी चाहिए ना, तो मजा आएगा। ये आपको क्लियर दिख रहा है? पहले तो ये बताइए, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको जूम कर सकता हूं। अभी अभी अगर इसको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता देना, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। कहता है वॉइड्स के हिसाब से इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ओके, तो हमारे पास मान लीजिए, अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स का मतलब हिंदी में बोले तो खाली जगह। ओके, तो हमारे पास मान लीजिए ये है। अब अभी मैं इसके ऊपर बनाता हूं, मान लीजिए यहां पर एटम्स बना देता हूं। तो ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है, जितना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा, ओके, जूम कर दीजिए, क्लियर तो है, जूम कर दीजिए। ओके, जूम कर देता हूं बच्चे, देख लो एक बार, देख लीजिए। ओके, मैंने तो स्पेशल किया था ये, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, देख लेना एक बार, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए इसको मैं आगे लेके चलता हूं। चलो मैं एक बार ना आपको नया एक सेकंड रुकना, मैं आपको जूम करके ही दे देता हूं इसको, नहीं तो जूम नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। एक सेकंड रुकना बच्चे। ओके, तो क्योंकि जूम करके थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा, मैं अभी आपको जूम करके दोबारा चला के दे देता हूं, ताकि वो जूम ही दिखेगा आपको। जस्ट होल्ड ऑन है 1 मिनट। पहले मैंने उसको रिड्यूस कर लिया था साइज, अब हम रिड्यूस नहीं करेंगे, हम इसको पूरा का पूरा डाल देंगे। आ जाइए, अब जो है एमसीक्यू, अब आपको जूम ही दिखेंगे। ओके ग्रेट, तो यहां आ जाइए। अब देखिए हमारे पास वही क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हमें पूछा गया है क्या, कि वॉइड्स, वॉइड्स क्या होता है? खाली जगह। देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अब हमने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? जितना ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा, जो ज्यादा भरा, वो उसको एक अंदर के अंदर एटम डाले होंगे, उतनी वॉइड्स कम होगा, उसके अंदर खाली जगह कम होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक जगह मैंने बड़ा अच्छा सुना, जैसे हम रेलवे के डब्बे होते हैं, हम कहते हैं ना इंजन है पीछे डब्बे है। डब्बा वर्ड ही ऐसा है कि जैसे ठूस ठूस के बीच में भरने हो बंदे। डब्बा कोई डब्बा, आप समझ रहे हो, डब्बा जिसमें चीज उसमें भरनी हो, वॉइड्स नहीं होते, खाली जगह नहीं होती। हम आम जनरल डब्बे में भर जाए तो वहां बैठ जाए तो वहां पे वॉइड्स नहीं होते। अगर एसी वाले डब्बे में जाऊंगे वहां पे पूरे वॉइड्स होंगे, आराम से बैठे होंगे वहां, इसको पूरा पैकिंग नहीं करा होता। तो हमें ये बताना है, तो जो भी आंसर कर सकता है बच्चे वो करे। ओके, जो नहीं कर सकता बेटा वो चुपचाप सुनिए और इसके बारे में समझिए। चलिए, तो हमारे पास देखते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर किस तरह से बनेगा। तो इसमें बनेगा एफसीसी, फिर बीसीसी, फिर एससीसी। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखोगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के हिसाब से है।
अब सिंपल यूनिट सेल का जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसका 52% एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, इसका 68% होता है, ओके, और 74% और इसका भी 74% होता है। अब हमें करना क्या है, वॉइड्स ढूंढने के लिए हमें करना क्या है, वॉइड्स ढूंढने के लिए हमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स क्या होगा, 100 में से एटॉमिक पैकिंग फैक्टर माइनस कर दो, बस दैट्स इट। क्या होगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर उसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसके नंबर ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे। बात समझ आई, बात समझ आई कि नहीं, हमारे पास वॉइड्स जो है वो आ जाएंगे इस तरह से। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ माइनस करना है। तो ये क्या आ गया, 48% वॉइड्स आ जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर 48% आ जाएंगे वॉइड्स। इसके अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 और ये 32%, इसके अंदर 26% और इसके अंदर 26%। तो हम उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से वॉइड्स क्या है, तो वॉइड सबसे ज्यादा हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, फिर बीसीसी में, फिर एफसीसी में। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका। Which of the following compound shows both Schottky as well as Frankel defect? तो हमने Schottky डिफेक्ट देखा था और फ्रैंकल डिफेक्ट देखा था। अब लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हमें कभी भी पढ़ाया नहीं जाता, हमें ना तो मैं ना कोई भी नहीं पढ़ाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन है। क्या हमारे पास AgBr, हमारे पास सिर्फ ये ही याद रखना है। ब्रोमियम मतलब हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड है जिसमें दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, फ्रैंकल भी देखने को मिलता है और स्कॉटकी भी देखने को मिलता है। तो AgBr जो है कंपाउंड ये रहा, तो B इज द राइट आंसर। ये आपको हमेशा के लिए याद करना है, ये रट्टाफिकेशन है, ये प्योरली रट्टाफिकेशन है कि एक बार दिमाग में बिठा लो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये होता है। क्यों होता है इसका रीजन नहीं है, होता है, ये हमें पता है कि इसके अंदर ये वाला हमारे पास होता है। ओके, तो हमने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों हमने पढ़े हुए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस व्हेन एन एटम और आयन लीव इट्स ऑन लैटिस साइट and instead of that it occupy a normally vacant site, तो वैकेंट साइट पे चले जाते हैं। फ्रैंकल में क्या है, यहां से उठेगा कहीं और चला जाएगा। स्कॉटकी में हमारे पास ये क्या है, पॉइंट डिफेक्ट ही है, लेकिन इसमें क्या है, व्हेन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस लीव देयर लैटिस, अब ऑपोजिटली चार्ज आयन पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं। ओके जी, चलिए आगे। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो हमने अभी पढ़ा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, extra electron in the crystal, extra holes in valence band, lattice distortion in crystal, या more than one of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, lattice distortion in crystal। lattice distortion क्या है कि हमारे पास इसके अंदर डिस्टॉर्शन हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो उसके कारण हमारे पास होगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंप्लाइज इट्स, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। देखिए, ये हमने करा नहीं हुआ टॉपिक, लेकिन मैं आपको ना अभी इसमें वीडियो एक दे दूंगा, तो उसमें मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया हुआ है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन अभी आप एक बार समझ लें इसके बारे में, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कैपेसिटी टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कैपेसिटी टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज। तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे दिखाएंगे कि हाई वोल्टेज को वो होल्ड कर पाता है या नहीं, कैपेसिटी को विथस्टैंड कर पाता है या नहीं। ओके, चलिए आगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक बार लिख लेंगे। बेटा आवाज समझ आ रही है, सही समझ आ रहा है सब कुछ बेटा? वैसे ना हमारे जो हम सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में जब गुरुजी के सामने आते हैं तो कोई नमस्कार करना होता है, कोई राम राम करना होता है, गुड मॉर्निंग करना होता है, अस्सलाम वालेकुम करना होता है ना, सत श्री अकाल करना होता है, कुछ तो करना होता है। आपके जो भी माता पिता ने सिखाया है वो कर सकते हो आप, ताकि है ना इंटरेक्शन करें हम आपस में।
ठीक है जी। चलो देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज डिफाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन थ्रू द मटेरियल। तो हमारे पास एक मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक, हम उसमें मटेरियल डालते हैं जी। ओके ओके, चलिए। तो हमारे पास क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज को विद स्टैंड करने की कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि वो वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके, हाई वोल्टेज को जितना ज्यादा कर सकेगी उतना ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो हम इसमें क्या है, तो ये क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन थ्रू द मटेरियल एंड इज एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर यूनिट थिकनेस ऑफ द। तो हमारे पास कितने वोल्ट हम करंट देंगे ताकि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाए, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, थिकनेस और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलिए। द यूनिट सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डिफाइंड बाय 3 वेक्टर ए बी सी। द वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। तो ए बी सी दो तीनों बराबर नहीं है, तो वो कौन सा होगा? ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक या मोनोक्लिनिक? मोनोक्लिनिक तीनों में से कौन सा होगा? चारों में से, सॉरी, चारों में से कौन सा होगा? जल्दी से आप भी रिप्लाई करेंगे, आप भी रिप्लाई करेंगे तभी और ज्यादा मजा आएगा। ये मैंने करवाया हुआ बच्चे, ये मैंने करवाया हुआ। इसमें क्या है? ऑर्थोहोम्बिक। ऑर्थोहोम्बिक, ऑर्थोहोम्बिक होता है। देखिए मैंने ये पिक्चर आपको नहीं दी थी, मैंने वादा किया था आपको एक पिक्चर दूंगा। तो ये देखिए, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। ये देखो ए बी सी तीनों बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है और 90 डिग्री पे है। ये 90 डिग्री पे है। यहां पे जाएंगे तो ए बी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारे पास टेट्रागोनल बन जाता है। ऑर्थोहोम्बिक में अगर देखेंगे तो ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 डिग्री पे। ये देखो ये तीनों एक जैसे हैं, बस इसमें देखो, इसमें ए बी सी तीनों बराबर है, इसमें बी और सी इक्वल नहीं है, इसमें ऐसे लंबाई बढ़ा दी, इसमें आपस में कुछ भी बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों बराबर। तो ये तो तीनों याद रखने बड़े आसान है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। और इसमें अगर आप आओगे तो हमारे पास क्या है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या है? इसमें थोड़ा टेढ़ा कर दिया, हमारे पास टेढ़ा करे इसको, ये देखो इसको टेढ़ा कर दिया, बस ये याद रख लो। ए बी सी तीनों बराबर है लेकिन हमारे पास ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये आपस में 90 डिग्री पे नहीं है। इसको अगर हम टेढ़ा कर दे तो ये देखो मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल जो है मोनोक्लिनिक बन जाएगा। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है? ए बी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है, तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री पे हमारे पास है। इसमें जो अल्फा और गामा 90 डिग्री पे है, बीटा 90 डिग्री पे नहीं है, इसमें ये डिफरेंस आ गया। बस ये चीज है, ओके, ये चीज है, ये हमारे पास आ गया। और आगे चलते हैं, हमारे पास ये ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इसके जैसा है, देखो अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं है, और यहाँ पे क्या है? ए बी सी तीनों बराबर नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे हेक्सागोनल में ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 है। इस पिक्चर में आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैं 7 क्रिस्टल आपको कराए थे, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कराए थे, वो इस पिक्चर में आपको काफी हद तक जो है वो क्लियर होने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। हम वायर्स में किससे बदल सकते हैं? डक्टिलिटी के थ्रू। डक्टिलिटी के थ्रू हम इसको वायर्स में, क्योंकि डक्टिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसके कारण हम इसको वायर्स बना सकते हैं, किसी मटेरियल को खींच के वायर्स बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसिडर्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है? इसमें से कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, देखो नॉन मैग्नेटिक क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक ये होता है जो मैग्नेट को ना आसपास ना आने दे, आसपास ना आने दे। 4th नंबर, समझ तो आ रहा है ना? मतलब आप, एक तो ना मुझे ये टेंशन रहती है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है। तो हमारे पास क्या आ गया? डाई मैग्नेटिक मटीरियल।
डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके चलिए आगे आगे। ओके चलिए, if the atomic radius of aluminum FCC is r, what is the unit cell volume? अगर कहता है रेडियस r है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम बताइए। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, यूनिट सेल के वॉल्यूम के बारे में ए और आर का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। एफसीसी में ए और आर का अगर रिलेशन पता है तभी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ए और आर का रिलेशन। अब एफसीसी अगर आप देखोगे, एफसीसी यहां पर है, आपको ये पिक्चर क्लियर दिख रही होगी, और यहां पर अगर आप देखोगे, मैं एक व्हाइट कलर ले लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां से सॉरी, ये यहां से यहां तक का, ये देखिए, ये आर, ये आर, ये आर, यहां से यहां तक का आर। ओके, ये सारा बना है तो आर आर आर, ये 4r बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 4r बन जाता है। यहां पे मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 4r बन जाता है। लेकिन अगर इस साइड से देखें हम, ये a, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, ये a और ये वाला a, ये a, तो ये √2a भी बन जाता है। तो √2a जरा जो है वो 4r के बराबर है, √2a 4r के बराबर है। a निकल जाएगा, a यहां से निकलेगा इस तरह का, a बनेगा, और a का क्यूब कर दो, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको, तभी मजा आने वाला है समझाने में, नहीं तो कोई मजा नहीं है समझाने का। ओके चलिए आगे। चलिए, जिंक एंड मैग्नीशियम हैव द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जिंक एंड मैग्नीशियम कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी आपको रटिफिकेशन है, ये HCP होता है। ये कौन सा होता है हमारे पास, HCP होता है, HCP होता है। हमारे पास क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का याद कर लीजिए, हमारे पास कुछ नाम है, उन नाम को आप याद कर लीजिए। FCC क्या है, निकल, कॉपर, AG, PT से प्लेटिनम होता है शायद, ठीक है। तो ये देख लेना बच्चे, हमारे पास केमिस्ट्री में काफी टाइम हो गया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। लेड, एल्यूमिनियम, ऑस्टेनाइट एंड गामा आयरन। जो भी एक चीज सुन लो, जो भी डक्टाइल होगा, जो भी थोड़ा सॉफ्ट होगा, वो मोस्टली FCC ही होता है। और जो थोड़ा हार्ड होगा और ब्रिटल होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, BCC होगा, BCC होगा। और HCP में हमारे पास देखिए, मैग्नीशियम और जिंक, ये दो याद कर लीजिए, मैग्नीशियम और जिंक ये दो याद कर लीजिए। ये इनसे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फिर आपको फायदा कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही इसका। ओके चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। अभी हमने करा एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम कौन सा था, FCC। तो एल्यूमिनियम क्या है, सॉफ्ट है, डक्टाइल है, तो ये FCC हमारे पास आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास अगेन BCC में देखोगे, हमेशा BCC का याद रख लो, ब्रिटल मटेरियल होता है, और FCC जो होता है वो एक डक्टाइल मटेरियल होता है। तो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। ओके चलिए आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, ये रिप्लाई करो बेटा, ये रिप्लाई करो, आपको याद है या नहीं, मैं देख तो लूं एक बार। FCC, सॉरी ये कौन सा था, हाँ FCC, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC। रिप्लाई बच्चे, पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना, शाबाश शाबाश शाबाश, आपके आंसर देख के मजा आता है हमें। और 12 इज द राइट आंसर, तो 12 इज द राइट आंसर। हमारे पास 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस मटेरियल। अमॉर्फस मटेरियल मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉपर से नहीं बन पाता, वो हमारे पास क्या होता है, अमॉर्फस मटेरियल होता है। और वो क्या है, ग्लास। ग्लास जो है, कांच जो है, वो एक अमॉर्फस मटेरियल है, उसमें कोई भी प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल अच्छे तरीके से नहीं बने होते, तो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं भी कहीं से भी टूट जाता है ग्लास। एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC स्ट्रक्चर इज गिवन बाय, अब ये भी अगेन ये चार्ट बना लीजिए, एक
बहुत ही अच्छा सा बीसीसी एफसीसी के बारे में जो भी आपको पता है वो चिपका दीजिए दीवार के ऊपर लगा के, और मेरी बात को इग्नोर मत करना। जहां भी आप मुझे मेरी बात को इग्नोर करोगे आप अपने आप को धोखा दोगे बहुत बड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, बीसीसी एफसीसी एचसीपी सिंपल क्यूबिक, इन सब का एक अच्छा सा चार्ट बनाइए अपने हाथों से, नो प्रिंट आउट। ये याद रखें, जब आप अपने हाथों से लाइंस खींचते हैं यहां पे वो लाइंस छपती हैं, लिखो इसको। इसको नहीं लिखोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे बाद में, बाद में मत कहना। तो ए इज द राइट आंसर, a√3/4। इसमें हमारे पास देखेंगे तो a√3 इज द राइट आंसर। ये हमने करा हुआ है बच्चे, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने सारा कुछ करा हुआ है, इसको कर लीजिए। ओके, और हमारे पास ए और आर के रिलेशन में हमें भी सब कुछ समझ आ जाता होता है, उसमें हम कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रिस्पेक्टिवली, कहता है यूनिट सेल एफसीसी में देखो, एफसीसी में यूनिट सेल कितने हैं और नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितने हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। कुछ तो आंसर आप ही देंगे, कुछ तो आंसर आप ही देंगे, जल्दी से, क्विक 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 क्विक। क्विक बच्चे, जल्दी से करो, थोड़ा सा स्पीड अप करो। रिप्लाई रिप्लाई बेटा, रिप्लाई करो, रिप्लाई। बहुत बुरा हाल है आपका। बच्चों को ना ये होता है कि हमें कोर्स लेना है लेकिन पढ़ना है या नहीं वो अलग बात है। 3 और 12, अरे मेरे बच्चे, 3 और 12, 3 किस में आप कह रहे हो, एफसीसी में, एफसीसी में 3। आप याद करो एफसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं यूनिट सेल में सॉरी एटम्स कितने होते हैं। अगर हमने उसमें एफसीसी वाले ये पेज, एक मिनट है, पेज नंबर है 29, चलो देखते हैं अभी। देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए इसके अंदर आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं, इसके अंदर कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको। कॉर्नर वाले 8 गिन लीजिए, वो 1 बन जाएगा। इधर वाले और इधर वाले हाफ हाफ है, हाफ इधर, हाफ ऐसे, मतलब 1 2 और 3, 3 और 1 4, 4 तो यूनिट सेल ही बन रहे हैं। तो आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ पता नहीं किस बात के आप गलती करते हो, किस बात की आप गलती करते हो, मुझे ये नहीं समझ आता। 4 और 12, 12 4 और 12, ये राइट आंसर होगा इसका। इसको कर लो बच्चे, इसको कर लो। स्लिप सिस्टम भी मैंने करवाया था। ओके, स्लिप सिस्टम हमने याद कर लीजिए। इसमें क्या है, बीसीसी का कितना है 48, एफसीसी का 12 और एचसीपी का है 3, 3 12 48। और ये भी आसान है, 3 याद कर लो, 4 3 12, 12 चौक 48 है ना, 4 दूनी 8, हाँ 12 चौक 48, 4 गुना है 4 3 12, मतलब आप इतनी इंग्लिश में बोले तो 3 4 12, 12 4 48। तो ये हमने अपनी जो पूरा बचपन में याद करा है वही हमें तो वही याद है। चलिए, इफ द एटम इज assumed to be hard sphere then the value of highest atomic packing factor in the atom will be। तो अगर कहता है कि अगर एटम को एक हार्ड स्फीयर मान ले, ये ना मानना होता है, एटम्स हमें ऐसा थोड़ा एग्जैक्टली स्फीयर की तरह दिखते हैं, मान रहे हैं अगर हो तो हाईएस्ट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने क्या किया है, हमने बीसीसी का, एफसीसी का, एचसीपी का सबका पढ़ा है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो आता है 0.74 आता है, 0.74 इसमें सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, देखो विकास दास, आप सॉरी इज नॉट लाइक की सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गलत लिखो लेकिन लिखो, सीरियसली कहता हूं, गलती याद रहती है, हमेशा याद रखना, गलती बहुत बड़ी चीज है। गलती आपके यहां छपती है कि वो यहाँ पे मेरी से गलती हुई थी, वो पता नहीं क्यों अंदर तक उतर जाती है वो गलती, और वहां पे होता है कि मेरे से गलती हुई थी, दोबारा नहीं होगी, वो सच में दोबारा नहीं होती गलती। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें याद होना चाहिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बीसीसी का 0.68, एफसीसी का 0.74, एफसीसी का 0.74। डायमंड क्यूबिक का नहीं लिखवाया था आपको, ये लिख लेना 0.34, ये लिख लेना,
ये डायमंड क्यूबिक, डायमंड के अंदर स्पेशल कई बार पूछ लेता है कि डायमंड का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, तो हमें याद करना है 0.34 और इसका 0.52। चलिए, डिसलोकेशन प्रेजेंट इन मटेरियल आर डैश डिफेक्ट। डिसलोकेशन कौन सा डिफेक्ट है, डिसलोकेशन कौन सा डिफेक्ट है, तो इसमें हमारे पास है पॉइंट, लाइन, सरफेस या प्लेनर। तो इसका राइट आंसर डिसलोकेट होना, डिसलोकेट होना इज अ लाइन इफेक्ट, इज अ लाइन इफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, सॉरी लाइन डिफेक्ट है। तो ये एक लाइन डिफेक्ट है कि डिसलोकेट हो जाना। मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ओके, इससे आपको काफी मदद मिलेगी, आपको काफी चीज समझ आएगी। ओके, मैं एक बार दिखाता हूं, ये एनिमेशन अच्छी है इसलिए आपको दिखाना चाहता था। हाँ, ये देखो, ये देखिए हमारे पास ये लाइन डिसलोकेशन है, ये देखिए इस तरह से एक लाइन ही पूरी ऐसे लाइन लाइन में जाता है, डिसलोकेट होता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता था, स्लिप भी आपको समझ आ जाएगा, स्लिप कर रहा है ये पूरा पूरा ऐसे स्लिप करता है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए आपको अच्छी ये एनिमेशन से समझ आ जाएगा। ओके, चलिए, तो डिसलोकेशन एक लाइन डिफेक्ट है, एक लाइन डिफेक्ट है। तो लाइन डिफेक्ट हमने समझा हुआ है, इसके बारे में लाइन डिफेक्ट कहां कहां होता है, डिसलोकेशन कैसे कैसे होते हैं, हमने इसके बारे में एज डिसलोकेशन इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट हमारे पास क्या है, आर लाइन along which whole rows of atoms in solid are arranged anomalously, the resulting irregularity in spacing is most sphere along a line। तो एक लाइन में एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है जिसको हम ये डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन क्या है, इट इज द बाउंड्री बिटवीन स्लिप्ड एंड अनस्लिप्ड पोर्शन। तो एक क्या है, स्लिप क्या है, बाउंड्री है स्लिप और अनस्लिप में, एक स्लिप हो रहा है एक स्लिप नहीं हो रहा। तो हमारे पास एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन हम उसमें पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एटम्स बिटवीन द रेगुलर एटम्स ऑफ क्रिस्टल एज एन इंटरस्टिशियल in a semiconductor is known as dash effect। तो ये बता दीजिए। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एटम आ रहे हैं, ओके, बिटवीन द रेगुलर एटम्स एक्स्ट्रा एटम आ रहे हैं इन अ सेमीकंडक्टर। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना सिस्टम, कि हमारे पास बच्चे सेमीकंडक्टर ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो फायदा देते हैं, वो फायदा कहां पर देते हैं, वो देते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर में भी। सेमीकंडक्टर में भी हम इंट्रिंसिक मतलब हमने कुछ और इसके अंदर ऐड करना होता है, तो वो भी एक्चुअली डिफेक्ट को भी हम कवर करते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। वो कौन सा होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। सिलेक्ट द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब ये गंदी चीज है। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये कहीं नहीं पढ़ा मैंने, किसी बुक में उठाएंगे तो बुक में मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला, ऐसा वर्ड ही नहीं मिला कभी कि थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कौन सा होता है, ये हमें नहीं मिला, ये एमसीक्यू में मिल गया। तो ये कौन सा है, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, एरिया डिफेक्ट या वॉल्यूम। सो इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, एक पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट जो है, जो वैकेंसी वाला वो बोलते हैं ना हम स्टार्टिंग में 0D वाला, तो वो हमारे पास एक पॉइंट डिफेक्ट है, उसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब क्या करें, बोलते हैं बोलते हैं हमें याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट होता है द कंसेप्ट ऑफ आइडल सॉलिड वेयर इन एवरी लेटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय द बेसिस इज वैलिड ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए, जो हमारे पास कहता है कि अगर अच्छा आइडल सॉलिड जो है, आइडल सॉलिड जो है कि हमारा सॉलिड जो है, क्रिस्टल जो है परफेक्ट होना चाहिए, वो किस पे आएगा, वो आएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके कारण वहां पे डिफेक्ट्स आते हैं, और वहां पे जो डिफेक्ट टेम्परेचर के कारण आते हैं उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द मिनिमाइजेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्रिवेल्स एंड नो एंट्रोपी कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। तो हमारे पास 0 पे तो हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन नहीं करता, जो हमारे पास एंट्रोपी होती है उसमें कोई भी नहीं आती है। एट अ फाइनाइट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्डर इज इंट्रोड्यूस।
थोड़ा सा आगे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो जाता है। एनी डेविएशन फ्रॉम द केमिकली प्योर स्टाइकोमेट्रिक परफेक्ट क्रिस्टल इज कॉल्ड एन इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। तो टेम्परेचर के कारण हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो इम्परफेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाती है, इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें याद कर लीजिए, ये एक पॉइंट डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, आगे लिखिए इसको, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉजेज एफ सेंटर इन क्रिस्टल। ये भी आई थिंक ये नहीं, हाँ हमने नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे समझेंगे। एफ सेंटर, एफ सेंटर इन क्रिस्टल, एफ सेंटर बना देता है। तो ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल एक्स्ट्रा आ जाता है, मेटल एक्स्ट्रा उसके अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एफ सेंटर इन क्रिस्टल कहते हैं, एफ सेंटर इन क्रिस्टल कहते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा समझ लो। अ पॉइंट इन ए क्रिस्टलाइन कंपाउंड एट विच ए नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव आयन वहां से मिसिंग है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, उसको हम एफ सेंटर डिफेक्ट बोलेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी कॉजेज एफ सेंटर इन द क्रिस्टल। एफ सेंटर क्या है कि हम जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे एफ की तरह दिखेगा, इसलिए उसको एफ सेंटर बोल देते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज क्रिस्टल विच आर लाइकली टू फॉर्म स्कॉटकी डिफेक्ट। जिनमें स्कॉटकी डिफेक्ट बनता है उनमें एफ सेंटर भी बनता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एफ सेंटर किसके डिफेक्ट में हो सकता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में हो सकता है। अल्कली मेटल है, ये रहने दीजिए, हमारे पास ये भी केमिस्ट्री की बातें आ जाएंगी। NaCl KCl शोज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये NaCl सोडियम का क्लोराइड जो है, इसके अंदर भी ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एफ सेंटर हैज बीन आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो ये घूमता है एफ सेंटर में, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वहां पे हमारे पास एफ सेंटर बन सकता है। चलिए आगे, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज दैट सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट कौन सा है इसमें से, जल्दी से बताइए, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा जल्दी से। बहुत जो आसान चीजें हैं वो तो आप बता दीजिए, जो आसान है वो आप बता दीजिए। बिल्कुल आसान चीज, ये मैंने आपको करवाया हुआ, कल ही करवाया। और एक बताइए, इस तरह से आपको मैं सीरियसली आपको यही कहूंगा, टॉपिक खत्म करो, एमसीक्यू उसके खत्म करो, टॉपिक खत्म करो, एमसीक्यू खत्म करो। अब ये मत कहना कि एंड में देखेंगे एमसीक्यू, नहीं, एंड में नहीं, इसी के साथ, टॉपिक के साथ के एमसीक्यू खत्म करते चलो अपने। चलिए बताइए पॉइंट, अरे क्या लिखना, अच्छा ये पुराना आंसर है। तो ये ट्विन बाउंड्री है बेटा, ट्विन बाउंड्री। अब ट्विन बाउंड्री क्या है, ये भी एक सरफेस डिफेक्ट है, ट्विन बाउंड्री सरफेस डिफेक्ट है। अब याद कर लो, ये देखो, ये है डायग्राम, ये एक चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यहां पर ये देखिए, ये चार्ट में मैंने सब मेंशन किया है, ये देखिए सब हमने मेंशन किया हुआ है इसके अंदर। और ये हमारे पास जो है, ये देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है, 0D बोल देते हैं, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल या इंप्योरिटी के बोल देते हैं। लाइन डिफेक्ट 1D होता है, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन या मिक्स्ड होता है। सरफेस वाले में देखेंगे तो 2 डायमेंशनल होता है, एक्सटर्नल सरफेस पे होता है, ग्रेन बाउंड्री के कारण, ट्विन बाउंड्री के कारण, या स्टैकिंग फॉल्ट भी बोलते थे इसे। वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट 3D होता है, प्रेसिपिटेट, डिस्प्रेसेंट, और हमारे पास क्या है, इंक्लूजन, पोर्स एंड क्रैक्स, ये हमारे पास होता है। अब एक बार देख लीजिए, एक बार एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो होते हैं ट्विन बाउंड्री और स्लिप और ट्विन बाउंड्री जो होते हैं, ये स्लिप मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए स्लिप इस तरह से होता है। ट्विन बाउंड्री भी आपको बताता हूं अभी। ये स्लिप का एक बार देख ले बेटा, ये स्लिप का भी मैंने ना इमेजेस और डाली है, स्लिप में आपको पता लग जाए कि किस तरह से स्लिप होता है। तो स्लिप आप इवन देखेंगे कार्ड्स में भी होता है, आप देखोगे ये कार्ड्स जो होते हैं इस तरह से स्लिप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये भी स्लिप का एक एग्जांपल है। तो इसको भी देख लें एक बार, ये देखो स्लिप हो रहा है, ये ऐसे, ये देखो टूट रहा है, और ये देखो स्लिप,
ये एक डिफेक्ट के कारण स्लिप हो रहा है। देखो, तो हम कहते हैं ना स्लिप होता है, ये देखो, ये देखो, ये भी स्लिप हो रहे हैं। एटम्स जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लिप कर जाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन जब होती है, जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो होता है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या हम कह लें इसके अंदर जो स्लिप हो रहा है, वो स्लिप के कारण ये होता है। स्लिप हम देखते हैं स्लिप क्रिस्टल्स में होता है, तो इस तरह का होता है। ओके, ये देखिए, ये इस तरह का होता है। ये देखिए कैसे इंसानों की तरह चल रहे हैं। देखो क्रिस्टल्स किस तरह से चलते हैं, देखो। और ये सीरियसली ऐसा ही होता है। एटम जब स्लिप करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे बॉन्ड तोड़ के आगे वाले को जोड़ लेते हैं और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर देते हैं। कि अगर मैंने, मान लीजिए मैंने कोई चीज तोड़ी, मैंने चीज ऐसे मोड़ दी, तो उसमें जब बेंड आया, उसमें बेंड आके वहीं का वहीं रह गया, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसा होता है। ये इस तरह का होता है। आप ट्विनिंग देख लीजिए एक बार, ट्विनिंग का आपने समझा नहीं हुआ तो एक बार समझ लीजिए। इन ट्विनिंग द पोर्शन ऑफ क्रिस्टल्स टेक्स अप एन ओरिएंटेशन associated with the orientation of the rest of the untwinned twist lattice in a symmetrical and defined way। कहता है कि अगर ट्विनिंग हमारे पास, ये मैं इमेज दिखाता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक इमेज थी, I'm really sorry, यहाँ पे इमेज नहीं है, इमेज आगे मैं उसमें दिखाता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि ट्विनिंग क्या है, एक जैसे ही बनना, एक जैसे ही हमारे पास उसके सरफेस दो साइड बनना। ट्विन क्या होता है, जुड़वा हम कहते हैं, ट्विन जुड़वा होते हैं। इधर भी वही, इधर भी वही, दोनों तरफ एक जैसे बन जाए, उसको हम कहते हैं ट्विनिंग कह देते हैं, ट्विनिंग बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्विनिंग, ये देखिए, ये रहा ट्विन, इसके जैसा नीचे भी देखो इस तरह से ट्विन बाउंड्री, यहां पे ये देखिए कोहेरेंट ट्विन बाउंड्री इफेक्ट, यहां पे ये डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रू डिसलोकेशन इज करेक्ट। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, और ये चीज जो है मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ये आराम से समझाऊंगा। एक होता है बर्जर वेक्टर, या बर्गर वेक्टर बोल देते हैं, कोई बर्जर वेक्टर बोल देते हैं। इनमें कोई मतलब आपकी लैंग्वेज पे है, बर्जर बर्गर कैसे के बोलते हैं इसको आप। एक ना बर्गर वेक्टर होता है। बर्गर वेक्टर किस तरह से होता है, ये देखिए, हम मैं आपको चीज दिखाता हूं। ये हमारे पास है, ये बर्जर वेक्टर है ये, और इसके साथ ही ये वेक्टर यहां पर है, और इसके साथ ही हमारे पास यहां पे एक डिसलोकेशन हो रही है, यहां पे डिसलोकेशन हो रही है। तो हमारे पास जब डिसलोकेशन होती है, तो ये एक यहां पर एज डिसलोकेशन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, एज डिसलोकेशन दिखाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो बर्जर वेक्टर और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन जब यहां पर देखेंगे तो स्क्रू डिसलोकेशन में होगा, तो ये बर्जर वेक्टर इधर होगा, और इसकी जो फोर्स लग रही है, इस तरह से मुड़ रहा है, वो स्क्रू डिसलोकेशन हो रहा है इस तरह से, वो 90 डिग्री पे हो रहा है। ये इधर है, 90 डिग्री पे है। ये देखो बर्जर वेक्टर इधर है और ये फोर्स भी इधर है। तो दोनों आपस में जो एज डिसलोकेशन में हमेशा पैरेलल होते हैं, और बर्जर वेक्टर के 90 डिग्री हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन होता है। स्क्रू दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको कहीं पे पूछ ले, अगर आपको पूछ ले कि बर्जर वेक्टर के हमारा 90 डिग्री होता है या पैरेलल होता है, तो हमारे पास क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसके ऊपर मैं आपको ऐसे करूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। स्क्रू डिसलोकेशन कौन सा पूछा हुआ है, स्क्रू डिसलोकेशन पूछा हुआ है ना बेटा। ऐसे करता हूं, आपको ना अलग से इसका मैं अलग से एक टॉपिक बना के ही देता हूं, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, आपको अलग से ही बना के देता हूं। तो अभी के लिए एक बार रोक जाइए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके लिखने और उसके फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बना के दे दूंगा और इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, जल्दी आपको बर्जर वेक्टर के ऊपर मैं इसको बना के देता हूँ, रहने दीजिए अभी, एक बार रहने दीजिए। ओके, क्योंकि समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसके अंदर मुझे। ओके, हाँ, ये बड़ा अच्छा है। इसमें आप देखोगे तो हमारे पास देखिए पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की, इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है।
इसको मैं साइड हट जाऊंगा। आप जब भी इसको लिखना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, इवन आप देख सकते हैं इसको, और इसके एक एक डेफिनेशन को याद कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन 100% होगा आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लाइन डिफेक्ट हम देखते हैं तो एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। सरफेस डिफेक्ट देते हैं ग्रेन बाउंड्री और टिल्ट बाउंड्री, ये हमारे पास आता है। और यहाँ पे आइए नेक्स्ट देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल सिरामिक इज, सिरामिक जो होते हैं उसमें हमारे पास जो है सिरामिक्स, आप समझते हैं सिरामिक्स, तो ये सिरामिक मटेरियल होते हैं, ये कौन से होते हैं, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, प्योर ऑक्साइड या सिलिकेट ग्लास। तो आप याद कर लीजिए, इसमें सिलिकेट ग्लास जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिरामिक्स होते हैं, सिरामिक्स होते हैं। ओके, ये सिरामिक टूल्स भी होते हैं, आपने कभी देखे हो तो ये सिरामिक टूल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सिरामिक्स जो है, सिरामिक इज एनी ऑफ द वेरियस हार्ड, ब्रिटल, हीट रेजिस्टेंट एंड corrosion resistant material made by sharpening and firing an organic non-metallic material such as clay at a high temperature। तो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे उसको पकाकर रखा होता है और ये बहुत ही हार्ड होता है, हाई हार्डनेस है इसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड थर्मल इंसुलेटर है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर है और हाई मास डेंसिटी है, जनरली केमिकली इनर्ट होते हैं, ब्रिटल नेचर में होते हैं और जीरो डक्टिलिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है सिरामिक्स की, सिरामिक्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। ओके, चलिए आगे। एडवांटेज ऑफ सिरामिक देख लीजिए एक बार, सिरामिक की क्या एडवांटेज है, मोस्ट ऑफ देम हाई हार्डनेस, हाई हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो टूल बनते हैं। और ये याद रख लें, ये यूज्ड एज अब्रेसिव पाउडर एंड कटिंग टूल, कटिंग टूल और एब्रेसिव पाउडर में हम इसको यूज करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट विच मेक्स देम एक्सीलेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल, एक्सीलेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो हीट को बर्दाश्त कर सके। ओके, दे आर गुड थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर भी है, अगर हम कहीं आग जल रही हो उसके साइडों में लगाते हैं तो इंसुलेट करता है वो। दे आर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विच मेक्स देम सुटेबल फॉर द यूज ऑफ इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर भी हम इसको यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल करंट झटका वगैरह ना लगे। लो मास डेंसिटी है, मतलब हल्का है, ये हल्का है। दे आर जनरली केमिकली इनर्ट, किसी भी तरह का केमिकली उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, चलिए, which of the following which of the below is a paramagnetic material, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, मतलब जो मटेरियल, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो ये होता है ना मैग्नेट्स, उसको दूर करे, उससे दूर हटे, तो हमारे पास वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहला देते हैं। तो हमारे इसमें देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नीशियम। इसमें अलग अलग होते हैं, देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक है। याद कर ले, डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स के आसपास नहीं आते, वो वीक फोर्सेस उसके ऊपर आती हैं, वीक नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, सस्पेक्टेबिलिटी होती है। ये क्या होता है कि मैग्नेट्स के पास जो है वीक फोर्सेस के साथ आते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो स्लाइटली रिपेल होते हैं, ज्यादा बहुत जो से नहीं होते। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो दैट देयर इज नो परमानेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर इस तरह से होते हैं ताकि पूरी हमेशा परमानेंट मैग्नेट ना बने, परमानेंट नेट मैग्नेटिक ना बने। मोस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर डायमैग्नेटिक, ये सारे क्या है, डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक देखें, स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिविटी टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दीज मटेरियल आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा दूर तेजी से नहीं करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, लिथियम एंड टेंटेलियम। तो ये बेटा आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कहीं पे भी पूछ सकता है। फेरोमैग्नेटिक जो देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से किसी के साथ चिपक सकते हैं, किसी के साथ एक्सटर्नल फील्ड में आ सकते हैं। लार्ज हैव हाई लार्ज एंड पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे स्ट्रांगली होते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। ओके,
चलिए, आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। मैंने जितने भी करवाए हैं, इससे ज्यादा आपको मैं कहूं 5 गुना 10 गुना आपको करने हैं। मैं आपको वही करवा सकता हूं। देखिए एक लिमिट है टीचर की, ठीक है। एल्यूमिनियम इज पैरामेंडल्स। एल्यूमिनियम क्या लिख रहे हो बेटा? ये तो वही है, क्या है कि रटाफिकेशन इज पैरामैग्नेटिक। अब ये रटाफिकेशन है, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मतलब वो दूर रहते हैं। एल्यूमिनियम अगर आप मैग्नेट के साथ टच में लाओगे तो टच में नहीं आते हैं, तो मतलब खींचता नहीं है वो उसको, इसलिए पैरामैग्नेटिक में आ जाता है। ठीक है, वो उसको खींचता नहीं है एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम वही है पैरामैग्नेटिक। तो ये मैं सीरियसली बहुत अजीब सा लगता है मुझे कई बार कि इतना कितना रट्टाफिकेशन मारा जाए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ओके, लिखिए, पेजेस लगाइए, बार बार उसको रिपीट करते रहिए दिमाग में। उनके नाम, उनके एमसीक्यू इतने बार कर चुके हो आप। एक जैसे बुक्स है, जैसे मैंने आपको अपनी बुक दिखाई है, इस बुक को अगर आप कम से कम 3 बार आप कर लेते हो, इस बुक को आप कम से कम 3 बार खत्म कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस बुक को ले लेना बेटा। मैंने और 200 बुक और छपवाई हैं, कोई लेना चाहता है तो आपको वहां पे दिख जाएगा एमसीक्यू, जो हम एमसीक्यू करवाते हैं उसमें आपको वो मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बुक का अलग से एक है, उसको ऑर्डर कर लो, घर में पहुंच जाएगी आपका बुक, और बुक का पूरा सोल्यूशन इसके अंदर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल दोबारा